हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता 12th क्लास की चैप्टर 1, जिसका शीर्षक आपको बताया था ईंटें मन के और अस्थियां। इसका आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पार्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। क्या पढ़ेंगे इसमें? इसमें सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके कहने का अर्थ यही होता है कि उस समय के लोग अपने जीने के लिए कौन कौन सा कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे उस समय के लोग? क्या क्या कर रहे थे अपने जीने के लिए? तो उस समय के लोग, हड़प्पा वासी लोग क्या कर रहे थे? कृषि कार्य कर रहे थे, पशु पाल रहे थे और शिकार कर रहे थे, और सारा भी एक्टिविटी कर रहे थे। लेकिन मुख्य रूप से क्या करते थे? मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यवसाय भी करते थे, लेकिन मुख्य रूप से यही है। अब हम यह जानेंगे, अब कृषि के बारे में हम जानेंगे, जो क्या क्या का खेती करते थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में किस फसलों को उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में किस फसलों को उगाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ये क्या होती थी? हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाती थी। अब तो हम जान गए जो फसल उगाई जाती है, तो इस फसल को सिंचाई भी तो किया जाएगा। इस फसल का सिंचाई भी करना पड़ेगा। तो सिंचाई के लिए हम लोग क्या करते थे? सिंचाई के लिए हम लोग नहर और कुआं का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे हम लोग? सिंचाई के लिए नहर और कुआं का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे जब हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हो रहा था, तो वहां पर कुछ मोहर मिले। क्या मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के खुदाई पर कुछ मोहरे मिले। उन मोहरों में ब्रिसन बैल उन मोहरों में ब्रिसन बैल का चित्र अंकित मिला है। क्या मिला है दोस्तों? उस मोहरों में ब्रिसन बैल का चित्र अंकित मिला है, जिसे पता चलता है कि उस समय लोग खेतों को जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते थे। इसे क्या पता चलता है? इसे यही पता चलता है कि लोग खेतों को जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते थे। चलिए, उसके बाद हम ये जानेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई चल रहा था, तो कई जगहों पर हल के प्रमाण मिले। कई जगह हल के, जब बैल मिला तो हल भी मिलेगा, तो हल का प्रमाण मिला। तो हल का प्रमाण मिला तो हमसे यही प्रतीत होता है, जब उस समय अगर हल था तो खेत क्या होता था? जुताई जरूर होता था। क्या होता था? जुताई जरूर होता था। तो कहाँ कहाँ प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन और राजस्थान में क्या मिले हैं? कालीबंगन और राजस्थान में जोते हुए खेत कालीबंगन और राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और उस समय जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो उससे ये भी सिद्ध होता है कि एक साथ कई फसलें भी उगाई जाती थी। उससे एक साथ कई फसलें भी उगाई जाती थी। उसके बाद देखिए, अब तो फसल कट गया, अब फसल जुताई का प्रमाण मिला। अब लास्ट में क्या जानेंगे हम? अब जानेंगे फसलों की कटाई। क्या जानेंगे? फसल की कटाई। तो उस समय हड़प्पा वासी फसलों की कटाई के लिए मुख्य रूप से पत्थर और लकड़ी के बने हुए औजार का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? वो मुख्य रूप से पत्थर और लकड़ी के बने हुए औजार का प्रयोग करते थे। तो आपने यह समझ लिया जीवन निर्वाह तरीका में। मैं 3 बात बताया था। पहला बात बताया था आपको कृषि, दूसरा बात पशु पालन, तीसरा बात शिकार। तो मैंने कृषि को देखा। कृषि में क्या जाना? कृषि में यह जाना कि सबसे पहले जाना कि उस समय लोग कौन कौन से कृषि फसलों की खेती करते थे। तो आपको बताया गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, इसकी क्या होती थी? लोग खेती करते थे, यानी बुआई करते थे। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना वहां पर सिंचाई, जब
जब फसल होगी तो सिंचाई जरूर होगा। सिंचाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, नहर और कुआं का प्रयोग करते थे। उसके बाद हड़प्पा के जो मुहर मिला, उस मुहर में ब्रिफन बैल का चित्र अंकित मिला। हड़प्पा के मुहर पर ब्रिफन बैल का चित्र क्या हुआ, अंकित मिला। जब चित्र अंकित मिला, इसे यही पता चलता है कि उस समय खेतों को जोतने के लिए लोग बैल का प्रयोग करते थे। उस समय क्या करते थे, खेतों को जोतने के लिए लोग बैल का प्रयोग करते थे। और इसका कुछ प्रमाण भी मिला। कहाँ कहाँ प्रमाण मिला, तो कालीबंगन में। अब व्यक्ति में पूछ देता है जो जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला, कालीबंगन में और राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वहां पर जुताई होती थी और एक साथ कई फसलों की भी रुपाई होती थी। उसके बाद क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे फसल की कटाई। तो फसल की कटाई के लिए उस समय लोग क्या करते थे, पत्थर और लकड़ी के बने औजार का प्रयोग करते थे। तो आपने जान गया। अब जानिए पशुपालन। क्या जानना है हमको, पशुपालन। तो उस समय हड़प्पा स्थलों पे जब खुदाई हो रही थी, तो हड़प्पा के स्थलों पर भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, इन जानवरों का किया हड्डियां मिली। क्या मिला, इन जानवरों का हड्डियां मिली, जिससे प्रतीत होता है कि पशुपालन लोग वहां पर हड़प्पा के वासी क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। ठीक है, किन किन की हड्डियां मिली। उसके उसके बाद हम क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे शिकार। उस समय लोग, हड़प्पा वासी लोग शिकार भी किया करते थे। उस समय क्या किए थे, शिकार भी किया करते, क्योंकि उन लोग को हड़प्पा स्थलों पर कुछ जंगली जानवरों को हड्डियां भी प्राप्त हुई है। कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। और जंगली जानवरों की हड्डियां, पंछी पंछी मछली, इन लोगों की हड्डियां प्राप्त होती थी। इससे सिद्ध होता है कि क्या हड़प्पा वासी शिकार भी करते थे। क्या आपने ये निर्वाह के तरीके आपने जान लिया। अब इसके हम आगे फिर अब आपको हम बताते हैं। चलिए, तो चलिए अब हमने पढ़ना है तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे अब हम, मोहनजोदड़ो। आपने तो जीवन निर्वाह के तरीके तो आपने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था। क्या था, मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का क्या था, एक शहर था। क्या था, एक शहर था। और जब ये शहर है तो शहर का कुछ ना कुछ तो विशेषता जरूर होगा। कोई भी शहर है तो शहर का कुछ ना कुछ क्या होगा, खूबी जरूर होगा। तब देखिए क्या खूबी होता है, तो विशेषता। तो विशेषता यह था कि हड़प्पा सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो शहर था, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक था। पहले का विशेषता यह हो गया, प्रमुख शहरों में से एक था। दूसरा में क्या था, यह जो मोहनजोदड़ो था यह पाकिस्तान के, यह आज के पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ है, आज के पाकिस्तान के लड़काना जिले में यह मोहनजोदड़ो स्थित है। ये जान गए हैं। अब तीसरा बात ये जानेंगे, तीसरा बात जानेंगे इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितना इसका क्षेत्रफल था, मोहनजो 125, मोहनजोदड़ो का कितना था, 125 हेक्टेयर में ही फैला हुआ था। अब जानेंगे, अब इस शहर को दो भागों में बांटा गया था। इस शहर को दो भागों में बांटा गया था। तो एक भाग का नाम है, दो भागों में बांटा गया था। एक भाग का नाम है दुर्ग
और एक भाग का नाम है निचला शहर। क्या क्या नाम है? एक भाग का दुर्ग और एक भाग का निचला शहर। अब जानिए, अब दुर्ग जो होता था ना, दुर्ग एक ऊंचाई वाले स्थान पर था। दुर्ग कहाँ था? दुर्ग एक ऊंचाई वाले स्थान पर हुआ करता था। तो ऊंचाई पर स्थान पर रहेगा, जाहिर सी बात है इसका आकार छोटा होगा। जब क्या होगा, दुर्ग ऊंचाई पर रहेगा तो क्या होगा, इसका आकार छोटा होगा। पहले का इसका विशेषता यह होगा। दुर्ग की क्या विशेषता है? दुर्ग वो ऊंचाई के ऊंचाई वाले स्थान पर इसको बनाया गया था और आकार में छोटा था। और इस दुर्ग को चारों तरफ से, इस दुर्ग को चारों तरफ से बाउंड्री किया गया था, यानी दीवार से इसको घेरा गया था। क्यों घेरा गया था? इसलिए घेरा गया था जो जानवरों से और दुश्मनों से क्या किया बचा जाए, क्या किया जाए, बचने के लिए वो उस समय किया गया था। और इसमें कौन से लोग रहते थे? तो ऊंचाई वाले स्थान पे इसमें व्यापारी वर्ग के लोग रहा करते थे। और कौन से लोग रहते थे? ये सामान्य लोगों के लिए नहीं था, ये व्यापारी वर्ग के लिए लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे उस समय, जो धनी व्यक्ति थे उस समय, इसके लिए यह बनाया गया था। ठीक है। अब अगला आइए आप निचला शहर पढ़िए। निचला शहर, तो निचला शहर और जो नीचे में था, ये आकार इसका बड़ा था। आकार में क्या था? ये आकार इसका बड़ा था। यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे यहाँ पर? सामान्य लोग यहाँ पर रहते थे। और इसकी एक विशेषता यही थी कि जल निकासी का अच्छा प्रबंध यहाँ किया गया था। समझ में आ गया? तो आज हम लोग पढ़े मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हम एक बार और हम आपको फिर से रिकॉल कराते हैं। अब देखिए, मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो एक शहर था। और जब शहर है तो उसका कुछ विशेषता भी होगा। तो विशेषता क्या था? मोहनजोदड़ो का विशेषता तो पहले का विशेषता यही था, यही हड़प्पा शहर, हड़प्पा के जितने भी शहर थे उस शहर में से एक मोहनजोदड़ो था। शहर में से एक मोहनजोदड़ो भी था पहले का ही। कहाँ था? ये पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित है। दूसरी का विशेषता, तीसरी का विशेषता क्या है? तीसरी का विशेषता है इसका क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर में यह फैला हुआ था। चौथा विशेषता क्या आप पढ़ेंगे हम लोग? चौथा विशेषता हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस शहर को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? एक था दुर्ग और एक निचला शहर। अब दुर्ग के बारे में जाने। दुर्ग क्या था? दुर्ग ऊंचाई वाले स्थान पर इसको बनाया गया था। क्या गया था? इसका आकार ऊंचाई पर है तो आकार बड़ा, आकार छोटा ही होगा, जाहिर सी बात है। इसका क्या था? छोटा था। दूसरा विशेषता क्या था? इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा हुआ था। क्यों घेरा गया था? क्योंकि जानवर और क्या क्या जानवर और आक्रमणों से इसको बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको बाउंड्री कराया। जैसे आज हम लोग घर में चारों तरफ बाउंड्री करा देते हैं, ठीक उसी तरह कराया गया था। और उस पर कौन से वर्ग लोग रहते थे? उस पर अगर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, व्यापारी वर्ग के लोग उस पर रहा करते थे। अगला पढ़ना हमको निचला शहर। तो निचला शहर में हम क्या जानेंगे? निचला शहर नीचे थे तो आकार क्या था? इसका आकार इसका बड़ा था। ये पढ़ाई किस लोगों के लिए बना था? ये सामान्य लोग के लिए बना हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी जल निकासी का बहुत सारा अच्छा प्रबंध किया गया था। चलिए अब इसे हम आगे, हम चैप्टर को हम अब आगे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? हम आगे हम पढ़ेंगे अब विशाल स्नानागार। अब आपको ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला है? एक विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार कहने का मतलब है आजकल का स्विमिंग पूल, ये आप लोग जान सकते हैं। तो उस समय आप लोग बताइए, जो उस समय क्या हुआ था? विशाल स्नानागार मिला हुआ था, उसका प्रमाण मिला हुआ था। तो उस स्नानागार का एक क्या था? अब इसका लंबाई चौड़ाई जानते हैं क्या था? तो उसका आकार 12 मीटर लंबा था। कितना था? उस स्नानागार का 12 मीटर लंबा उसका लंबाई था। और हम उसका अब चौड़ाई जानेंगे। 7 मीटर चौड़ाई
और 2.4 या कहीं कहीं 2.5 भी दिया हुआ है। 2.5 मीटर गहरा था। तो इसका क्या जान गए हम लोग, इसका डायमेंशनल जान गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला, उस स्नानागार का आकार कितना था? लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर या 5 मीटर। ये आप लोग जान गए। अब इसमें कुछ इसका और विशेषता जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या विशेषता इसमें है? चारों तरफ बरामदे बने हुए। क्या बने हुए थे? इस स्नानागार के चारों तरफ बरामदे बने हुए थे। और इस स्नानागार को पानी भरने के लिए कुआं का प्रबंध किया गया था। अब बताइए बच्चों, अब स्नानागार है तो उसमें पानी कहाँ से आएगा? तो पानी कहाँ से आएगा? उसके लिए कुआं का प्रबंध किया गया था। अब कुआं का प्रबंध कर दिया गया। अब उस स्नानागार को तली तक उतरने के लिए क्या किया था? उसके तल तक जाने के लिए क्या किया गया था? तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में स्नानागार का उसके तल तक जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया। उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ क्या बनाया गया था? उत्तर से और दक्षिण से उतरने के लिए उसको सीढ़ी का निर्माण कराया गया। अब इन जलाशय का यानी इस स्नानागार का जो अवेस्टेज पानी होगा, मान लीजिए स्नानागार बनाएगा धोएगा तो क्या होगा? उसमें पानी खराब हो जाएगा। तो उस पानी खराब हो जाएगा तो उस पानी को क्या करेंगे हम? बाहर निकालने के लिए नाली का प्रबंध कराया जाएगा। कारण पानी निकलेगा फिर उसमें तालाब से फिर नया पानी इसमें भराएगा तो फ्रेश रहेगा, है कि नहीं? तो क्या किया गया? उसमें नाली का प्रबंध कराया गया। उसके बाद अब क्यों बनाया गया था? अब बहुत सारे इतिहासकारों ने सोचा जी इसको क्यों बनाया गया। तो इतिहासकारों का मानना है कि इसको बनाया गया किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। किसी धार्मिक, जैसे गांवों में कोई पूजा होता है ना, तो उसी तरह धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका 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 निर्माण कराया गया था। जो सब लोग क्या करे, एक साथ उसमें स्नान करके लोग पूजा पाठ या जो करना हो उसको करने के, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो स्नानागार में इतना ही है। तो स्नानागार के बारे में एक और आपको बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिला। इसका अगर हम आकार की बात करें तो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है। और इसके आसपास में क्या था? बरामदे का निर्माण कराया गया। इसमें पानी भरने के लिए कुएं का प्रबंध कराया गया। और इसके तल तक जाने के लिए दक्षिण और उत्तर दिशा में क्या किया गया? सीढ़ी का निर्माण कराया गया। और इसमें जो पानी है, वेस्टेज पानी, इसमें नालों से जोड़ा गया जिसमें कि पानी बाहर निकल सके। और इसको क्यों बनाया गया? ऐसा माना जाता था कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क। और सड़क के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सड़क आप लोग देखिए, सड़क कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क की अगर हम देखेंगे तो 4 से 10 मीटर तक चौड़ा था। चौड़ाई कितना था इसका? 4 से 10 मीटर तक इसका चौड़ाई था। ये एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सड़क की बात करें, एक दूसरे पर समकोण पर काटने का अर्थ होता था, यानी उस समय जो सड़कें बनती थी एकदम सीधी बनती थी, एकदम सीधी स्ट्रेट। क्यों बनती थी सीधी? सीधी सड़क पर क्या होता है? दुर्घटना के चांस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उस समय एक दूसरे के समकोण पर काटते थे। और ये जो सड़कें थे, पक्की सड़कें बनाया गया। कैसे बनाया गया था? पक्की सड़कें। तो पक्की सड़कें बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? पक्की सड़कें बनाने के लिए जिप्सम का गाढ़ा घोल। क्या बनाया गया था? जिप्सम का गाढ़ा घोल का निर्माण कराया गया था। जिप्सम क्या है? मान लीजिए उस जमाने का सीमेंट रहा, जैसे हम लोग आज सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उस जमाने का क्या रहा? सीमेंट रहा। ठीक है। अभी हम लोग आप लोग जान, अब इसका अगला वीडियो आपको आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इसको आप लोग जाइए, इस वीडियो को 2 या 3 में क्या कीजिए, देखिए। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में
शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।